हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ मालवा चित्रकला शैली। बता दूँ, इसकी प्रीवियस वीडियो में राजस्थानी शैली की जो स्टार्टिंग की टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। लाइक कि राजस्थानी शैली का नाम कैसे पड़ा, कैसे इसे राजपूत शैली का नाम दिया आनंद कुमार स्वामी ने, और कौन कौन से टॉपिक्स पे यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी, कौन कौन से केंद्र यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा है। पूरी डिटेलिंग में मैंने ये वीडियोस डाली थी। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनती है वो टॉपिक्स कौन कौन सी थी, कौन सी टॉपिक्स ज़्यादा पॉपुलर थी, है ना। और यहाँ पे जो आर्टिस्ट ग्रुप में काम करते थे वो किस तरीके से ग्रुप में काम करते थे, आगेट पत्थर का क्या यूज़ होता था, एवरीथिंग। और कुछ ग्रंथ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में आपको सारे ग्रंथ मिलेंगे, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, है ना, भागवत पुराण। तो इन सभी ग्रंथों के बारे में, बिहारी सत्संग के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो एक बार आप जा करके ज़रूर से ज़रूर देख ले। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है पेज नंबर 13 तक। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ पेज नंबर 14, मालवा चित्रकला शैली। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को बताने से पहले एक बेसिक चीज़ मैं बता दूं मालवा चित्रकला शैली के बारे में, जो बुक में नहीं मेंशन है। ठीक है, अगर आपको और डेप्थ में चीज़ें नॉलेज में रहेंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से आपको जो याद करोगे वो याद रहेगा। जैसा कि हम बात करें कि यहाँ पे बताया गया है इस बुक के अकॉर्डिंग कि मालवा शैली राजस्थानी शैली की उपशैली में काउंट होती है। जी हाँ, ज़रूर उपशैली में काउंट होती है, लेकिन जब राजस्थानी शैली की शुरुआत हुई थी तब मालवा शैली उपशैली में काउंट नहीं की जाती थी। विद द टाइम मालवा शैली को राजस्थानी शैली के अंतर्गत शामिल किया है। जिस तरीके से हम ये देख पाते हैं कि राजस्थानी खुद की एक स्वयं की शैली है और अलग से विकसित हुई है। ठीक है, तो जब राजस्थानी शैली विकसित होना स्टार्ट हुई थी तब मालवा भी अलग से विकसित होना स्टार्ट हुई थी। मालवा को राजस्थानी शैली के अंतर्गत नहीं रखा गया था। जैसे कि राजस्थानी शैली के अंतर्गत हम मेवाड़ देखते हैं, जोधपुर देखते हैं, किशनगढ़ से देखते हैं। शुरुआती दौर में हम राजस्थानी के अंतर्गत मालवा को नहीं देखते, इसीलिए मालवा की भी अपनी अलग से उपशैली है। यहाँ पे 3 उपशैली का नाम मेंशन है, मांडू, नुसरतगढ़ और नरसंग शहर। ठीक है, ये मालवा की खुद की अपनी उपशैली है, जिस तरीके से राजस्थानी शैली की खुद की अपनी उपशैली है। लेकिन विद द टाइम, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, एक टाइम के बाद, ठीक है, मालवा शैली को राजस्थानी शैली के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। क्यों शामिल कर लिया गया? क्योंकि मालवा शैली और राजस्थानी शैली में काफ़ी सिमिलैरिटी थी। लाइक कि दोनों में जो राजा थे वो राजपूत थे, शासक जो थे वो राजपूत थे। पेंटिंग जिस तरीके से बनाई जाती थी मालवा और राजस्थानी में काफ़ी सिमिलैरिटी थी। पेंटिंग्स में टॉपिक्स जो थे वो काफ़ी सिमिलैरिटी थी। इस वजह से बाद में राजस्थानी शैली के अंतर्गत मालवा शैली को रखा गया। ठीक है, तो इसलिए अब हम मालवा शैली को राजस्थानी शैली की उपशैली मानते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआती में ऐसा नहीं था। शुरुआत में राजस्थानी शैली के अंतर्गत मालवा शैली कंसीडर नहीं की जाती थी। ठीक है, इसीलिए हम मालवा शैली को अलग से भी पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे मालवा शैली की बहुत छोटी सी टॉपिक्स पढ़नी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिया है। एक ही पेज में आपका मालवा शैली कंप्लीट है, तो आपको बहुत थोड़ा पढ़ना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़ लेनी है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मालवा शैली की जो टाइम पीरियड है वो 16th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी है, और ये हिंदू राजपूत दरबार को रिप्रेजेंट करती है। जैसे देखिए, राजपूत दरबार, राजपूत लोग कौन थे? हिंदू ही थे, है ना। तो ये हिंदू जो राजपूत लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मालवा में जितने भी लोग थे वो राजपूत थे, चाहे राजा हो, चाहे संरक्षक हो, चाहे रक्षक हो, वो सब राजपूत थे लगभग। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पेंटिंग्स की। तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनी है वो जैन पांडुलिपियों से लेकर चोर पंचशिखा पांडुलिपियों की पेंटिंग शैलीगत रूप से बनाई गई है और द्वियामी सपाट पर बनाई गई। जो भी हम ड्राइंग करते हैं वो जो हमारा सरफेस होता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, भले उस पर हम 3D वे में बनाते हैं। तो यहाँ द्वियामी सपाट पे जैन पांडुलिपियों से लेकर चोर पंचशिखा पांडुलिपि को शैलीगत रूप से पेंटिंग की गई। उसकी मतलब इन दोनों ग्रंथों पे जो भी स्टोरी है उन सभी स्टोरी पे पेंटिंग्स बनाई गई है। अब हम आगे बात करते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। हालांकि हम देखा जाए तो मालवा में बहुत कुछ है पढ़ने को, पर इस बुक में बहुत ही थोड़ा कंटेंट दिया हुआ है जो कि आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है राजस्थानी शैली का मालवा शैली से। ठीक है, क्या कंपेयर किया गया है? कहा गया है कि राजस्थानी शैली जो विकसित हुई, जो फैली, वो एक निश्चित एरिया तक फैली। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में नहीं फैली। वो लिखा हुआ है कि निश्चित प्रादेशिक भूभाग तक ही फैली है। ठीक है, लेकिन उसके विपरीत अगर हम बात करें मालवा शैली की, तो ये बड़े एरिया में फैली है, जैसे मध्य भारत के बड़े भूभाग में फैली। भूभाग मतलब बहुत बड़े जगहों पे ये शैली फैली हुई है, हमें देखने को मिलती है। और उस भूभाग में कौन कौन सी उपशैलियाँ शामिल की गई है? तो मांडू,
नुसरतगढ़, नरसंग शहर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं कि मालवा शैली की उपशैली क्या है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, मांडू, नुसरतगढ़, नरसंग शहर। ठीक है, आप इसका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, मे भी मालवा शैली का टाइम पीरियड पूछ दे। ओके, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किस किस टॉपिक पे, किस किस तरीके से मालवा शैली पे पेंटिंग्स बनाई गई, कौन से आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स बनाई है। तो यहाँ पे एक बात आती है अमरू शतक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है अमरू शतक। एक तरह से ये ग्रंथ है, काव्यात्मक ग्रंथ है। काव्यात्मक ग्रंथ का मतलब होता है जिसमें कविताएं, गद्य या पद, दोहा, है ना, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। तो इस पर पेंटिंग्स बनाई गई है 1652 में। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके कि मालवा शैली में अमृत शतक पर जो पेंटिंग्स बनाई गई, जो चित्र बनाए गए, वो कब बनाए गए। तो आपको लिखना होगा 1652 में, या 1652 में मालवा शैली में किस ग्रंथ या किस बुक पर पेंटिंग्स बनी। तो अमृत शतक की बुक पर पेंटिंग बनी। अमृत शतक कैसी बुक है, तो एक काव्यात्मक बुक है। इस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपको पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूँ, मुझे ख्याल आ गया है, क्योंकि मैंने ऐसे प्रीवियस क्लास में भी रिपीट किया था। जो यहाँ पे आप देखते हो कि मांडू, नुसरतगढ़, नरसंग शहर, ठीक है, इसको मैं उपशैली बोल रही हूँ। हालांकि इसको उपशैली तो बोलते हैं जो इंग्लिश में हम सब स्कूल बोलते हैं। साथ ही साथ हम इसको रियासतें भी बोल सकते हैं, केंद्र भी बोल सकते हैं और शाखाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पूछ दे कि मालवा की उपशैली कौन कौन सी है, तो भी आपको यही 3 बोलना है। केंद्र कौन से है, तो इस बुक के अकॉर्डिंग आपको यही 3 बोलना है। शाखाएं और रियासतें भी यही 3 होंगी। ओके, हालांकि आप अदर बुक में पढ़ोगे तो और भी इसकी शाखाएं हो सकती है, पर यहाँ पे 3 ही शाखाएं मेंशन की गई है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे कि हमने एक चीज़ जान लिया कि अमृत शतक पर पेंटिंग्स बनी 1652 में, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि माधव दास एक आर्टिस्ट हैं और इन्होंने 1680 में नरसंग शहर में राग मेघा पर पेंटिंग्स बनाई है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, माधव दास द्वारा 1680 ईस्वी में नरसंग शहर में राग मेघा चित्रकला को चित्रित किया गया, यानी राग मेघा पर पेंटिंग्स बनाई गई और नरसंग शहर में बनाई गई, 1680 में बनाई गई। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में मालवा की पेंटिंग हमें दतिया महल से प्राप्त हुए हैं। अब ये पूछ देगा क्वेश्चंस कि बड़ी संख्या में मालवा की पेंटिंग कहाँ से प्राप्त हुई है, आपको लिखना होगा दतिया महल से प्राप्त हुई है। ओके, उसके बाद कुछ पेंटिंग्स जो हमें देखने को मिलती है वो बुंदेलखंड में भी देखने को मिलती है, क्योंकि बुंदेलखंड में मालवा शैली का पेंटिंग का केंद्र माना जाता है। ठीक है, चित्रकला का केंद्र माना जाता है कि यहाँ पे भी हमें पेंटिंग्स प्राप्त हुई है, यहाँ पे भी पेंटिंग्स बनाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते तो यहाँ पर कुछ लाइन लिखी गई है, जैसे कि दतिया महल में जो भी पेंटिंग्स मिली वो सारे वॉल पेंटिंग्स मिले हैं, और ये सारे वॉल पेंटिंग्स मुगल प्रभाव को चुनौती देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ोगे कि लेकिन दतिया महल के भित्ति चित्र मुगल के प्रभाव को चुनौती देते हैं, और यहाँ पे कंपेयर भी किया गया कि मुगल के प्रभाव को तो चुनौती देते ही हैं, और इसी के विपरीत जो कागज पर बने पेंटिंग्स थे, ठीक है, उससे एकदम अलग दिखते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि इसलिए भी अलग दिखते हैं कि जो भी भित्ति चित्र होते थे, जो भी वॉल पेंटिंग्स पे भित्ति चित्र का मतलब होता है वॉल पेंटिंग। ठीक है, दीवार को ही हम भित्ति कहते हैं। ओके, तो जो भी वॉल पेंटिंग्स होती थी, ठीक है, उस वॉल पेंटिंग्स में कभी भी मिनिएचर्स पेंटिंग्स नहीं बनाना होता था, वहाँ पे आप बड़े पेंटिंग्स बनाना होता था, क्योंकि अगर हम वॉल पे कोई मिनिएचर्स पेंटिंग्स बनाएंगे तो हम उसे दूर से नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही बारीक होता है। तो जाहिर सी बात है मिनिएचर पेंटिंग्स हमेशा कागज़ों पर बनी है, और राजस्थानी शैली में जितनी भी पेंटिंग्स हम देखते हैं सारे मिनिएचर्स पेंटिंग्स देखते हैं ऑन पेपर और वाटर कलर पर बनाए गए थे, और सारे ओपिक कलर यूज हुए थे। ओपिक कलर इन द सेंस, मैं यहाँ भी आपको थोड़ा समझा देती हूँ थोड़ा थ्योरी से हटके, कि ओपिक कलर ये लोग ना टेम्परा टेक्निक यूज करते थे वाटर कलर में। अब आप बोलोगे टेम्परा टेक्निक क्या होता है, 2 रीजन से हमारा वाटर कलर ओपिक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वो 2 रीज़न क्या है, वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा वाटर कलर ट्रांसपेरेंट कलर है, लेकिन हम अगर वाटर कलर में वाइट कलर मिला देते हैं तो वो ओपेक कलर हो जाता है। और दूसरा, अगर हम वाटर कलर में टेम्परा टेक्निक, यहाँ पे समझिएगा, टेम्परा टेक्निक का यूज़ कर लेते हैं तो हमारा वाटर कलर ओपेक कलर हो जाता है।
भाई ये टेम्परा टेक्निक क्या है, इसमें अंडे की जर्दी मिक्स होती है, ठीक है। जब अंडे को आप फोड़ोगे तो अंदर से जो पीले रंग का पोर्शन निकलता है, ठीक है, एक लीसा सा आपको दिखेगा, उस चीज़ को ना कलर में डाला जाता था, फेंटा जाता था, देन कलर अप्लाई किया जाता था। इससे क्या होता था कि कलर की जो लॉन्ग लाइफ है वो बढ़ जाती थी, क्योंकि पहले के जो कलर होते थे वो नेचर से उठाए गए कलर होते थे जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकते थे। अभी के कलर में बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, और अच्छे ब्रांड का खरीद लो तो और अच्छा कलर है। पर पहला ऐसा कुछ तो था नहीं, सिर्फ नेचर से उठाते थे। तो इस कलर को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ये लोग टेम्परा टेक्निक यूज़ करते थे। और वंस अपॉन अगर आपने वाटर कलर में टेम्परा टेक्निक यूज़ कर दी तो आपका कलर ऑपिक कलर बन जाता है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है कि अंडे की जर्दी को क्या कहते हैं, या अंडे की जर्दी किस में यूज़ होती है, उसको क्या कहते हैं, तो टेम्परा टेक्निक को कहते हैं, और ये वाटर कलर में यूज़ होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा। तो भित्ति चित्र कह लो या फिर कागज़ों पर पेंटिंग कह लो, ये लोग टेम्परा टेक्निक का यूज़ करते थे। तो जो भी कागज़ पर पेंटिंग्स बनती थी वो सारी मिनिएचर्स पेंटिंग्स बनती थी, और दीवालों पर मिनिएचर्स पेंटिंग्स नहीं बनती थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे से अलग दिखाई गई है। ओके, उसके अगर आगे हम बढ़ेंगे तो लिखा गया है, थोड़ा सा मैं ये लाइन पढ़ के बता दूं, कि इस शैली में राजकीय संरक्षकों एवं छवि चित्रण का पूर्ण अभाव इस अवधारणा का प्रमाण है कि दतिया के राजाओं ने इन चित्रों को घूमत कलाकारों से खरीदा होगा। देखिए, घूमत कलाकार के बारे में मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। घूमत आर्टिस्ट ऐसे आर्टिस्ट होते थे ना जो घूम घूम कर अपने आर्ट को बेचते थे। घूम घूम कर आर्ट को बेचना ही घूमत कलाकार नाम रखाया गया है। अगर हम ये जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है ये नाथ द्वार में रहा है, ठीक है। नाथ द्वार को घूमत कलाकार को नाथ द्वार में जो भी घूमत कलाकार होते थे उनका एक अलग से नाम है भोपा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि नाथ द्वार के घूमत कलाकार को किस नाम से जाना जाता है, तो भोपा के नाम से जाना जाता है। इनका काम होता था कि जो भी ये पेंटिंग्स बनती थी, ठीक है, उसको स्क्रॉल पेंटिंग कहते हैं। स्क्रॉल इन द सेंस कि आप स्क्रॉल करके लेके जा सकते हो। बहुत लंबी लंबी पेंटिंग्स होती है जो कपड़ों पे, कागज़ों पे बनती है, और उसको कैरी करने के लिए होता है ना कि हम उसमें कोई बोर्ड नहीं लगा रहे, उसको बस रोल किया और हाथ में कैरी करके लेके जा रहे हैं। किसी ऐसे जगह पे जा रहे, पब्लिक प्लेस पे, जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो, वहाँ पे वो क्या करते थे, जो भी पेंटिंग्स थी उसको लगा देते थे वॉल पे या हैंग कर देते थे। और घूमत कलाकार का काम होता था कि ढोलक मंजीरा बजा करके जो भी पेंटिंग्स बनाई गई है उस पेंटिंग्स का गायन प्रस्तुत करके, मतलब गा गा करके उस पेंटिंग की स्टोरी बताना। वहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर किसी को उनकी पेंटिंग की स्टोरी पसंद आती है तो वो पेंटिंग फिर वो परचेज करते हैं। तो ये चीज़ जो घूमत कलाकार करते थे वो सेल करने के पर्पज़ से ये करते थे। तो बहुत सारी पेंटिंग्स ना वही बताया गया है कि दतिया के राजाओं ने बहुत सारी पेंटिंग्स घूमत कलाकारों से खरीदा होगा। तो यहाँ पे घूमत कलाकार का मीनिंग ये है, जिसमें से जन सामान्य इसमें प्रचलित विषय, मतलब जो भी घूमत कलाकार से खरीदा है उसमें से कुछ कुछ जो टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स पे बनाई गई है पेंटिंग, तो रामायण हो गया आपका, भागवत पुराण हो गया आपका, अमृत शतक, रसिक प्रिया, रागमाला, बारह मासा आदि, इन सब पर पेंटिंग्स बनाई गई है, ठीक है, जिसे घूमत कलाकारों से खरीदा गया है। तो बस मालवा में यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है मालवा में पढ़ने के लिए। तो जो जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई है मैं रिपीट कर देती हूँ, बस आपको वही ध्यान रखनी है। लाइक इसकी सेंचुरी आप याद रखिएगा 16 to 17 सेंचुरी, ठीक है। जैन पांडुलिपि से चोर पंचशिखा पांडुलिपि तक यहाँ पे पेंटिंग्स बनी है। 3 इसके अलग अलग उपशैलियाँ हैं वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अमृत शतक पर 1652 में पेंटिंग्स बनी है। माधव दास ने 1680 में नरसिंह शहर में पेंटिंग्स बनाई है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करें, ठीक है, तो इन सब से, हाँ, बुंदेलखंड से कुछ पेंटिंग्स प्राप्त हुई है, ये याद रखिएगा। और बाकी और नहीं आएगा, बाकी बस चीज़ें जो लिखी हुई है वो बस समझने के लिए है, ठीक है। क्योंकि रामायण, भागवत पुराण, अमृत शतक, इन सब जो टॉपिक है वो हर शैली में बनाई गई है। अगर आप मेवाड़ अगर आप मेवाड़ देख लोगे या किशनगढ़ शैली देख लोगे तो उन सब शैलियों में भी भागवत पुराण या रामायण, इन सब टॉपिक का यूज़ हुआ है पेंटिंग करने के लिए। तो इन सब पे बहुत कम चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस आएँ। लास्ट यहाँ पे एक पेंटिंग मेंशन की गई है, राग मेघा। इस पेंटिंग को आप याद कर लेना, यही है माधव दास द्वारा बनाया गया, मालवा 1680, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है इस पेंटिंग को, ओके। उसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे येलो में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है बहुत इजी है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड अब इसको स्क्रॉल करते हैं तो हम आ जाते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ चित्रकला शैली। आज मैं मालवा और मेवाड़ दोनों ही कवर करवाऊंगी, और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोई भी
स्टूडेंट जो मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं मैं न्यू बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ 10 मार्च से, ठीक है। तब तक आपके 12th के भी पेपर खत्म हो जाएंगे, मतलब एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इजीली मेरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 10 मार्च से बैच स्टार्टेड हो जाएगी। स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है 9279098366। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, जहाँ पे आपको क्लास की सारी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। बता दूँ आपको क्लास में प्रॉपर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही बताया जाएगा, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज की भी तैयारी कराई जाएगी। प्रॉपर आपको नोट्स भी मिलेंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे, और साथ ही आपको टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर, है ना। तो प्रॉपर पैकेज मिलने वाला है आपको इस क्लास में, जो कि आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, गाइड किया जाएगा एंड पढ़ाया जाएगा। तो देर मत कीजिए, लिमिटेड सीट है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आइए हम बात कर लेते हैं अब मेवाड़ चित्रकला शैली की। बता दूं मेवाड़ राजस्थानी शैली का पहला केंद्र है, और यहीं से हमें शैलीगत परंपरा के रूप में चित्र देखने को मिलते हैं। शैलीगत परंपरा चित्र का मतलब है मेवाड़ के बाद बूंदी है, कोटा है, सब अलग अलग शैली है। तो मेवाड़ में जो पेंटिंग्स बनी वो मेवाड़ शैली के अकॉर्डिंग बनी, बूंदी में जो पेंटिंग बनी बूंदी शैली के अकॉर्डिंग बनी, कोटा में जो पेंटिंग बनी कोटा शैली के अकॉर्डिंग बनी। तो ये शैलीगत परंपरा कि इस शैली में इस तरह की पेंटिंग्स है, उस शैली में उस तरह की पेंटिंग्स है, क्योंकि हर शैली का अगर कंपेयर करें तो कुछ ना कुछ आपको पेंटिंग्स में डिफरेंस देखने को मिलता है, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो आउटलाइनिंग में हो, चाहे वो बनावट में हो, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि 17th सेंचुरी के पहले पूर्व, है ना, यहाँ पे एक राजा थे करण सिंह, इनका जो संपर्क था, ठीक है, मुगल के दरबार से था, और मुगल दरबार में संपर्क आने के कारण, ठीक है, यहाँ पे ये शैली का उभार हमको देखने को मिलता है। मतलब इनका जब संपर्क मुगल के दरबार से हुआ तो इस शैली उभर के सामने आई। और उसके बाद क्या हुआ कि मेवाड़ शैली के राजाओं से लंबे समय तक मुगलों के साथ युद्ध चला, और युद्ध चलने के बाद मेवाड़ शैली की जो स्टार्टिंग की पेंटिंग्स थी वो नष्ट हो गई। बता दूं कि मुगल क्या करते थे, जब भी मुगल आक्रमण करते थे, आक्रमण के बाद वो जीत जाते थे युद्ध, तो युद्ध जीतने के बाद वो जितनी भी लाइब्रेरी है राजपूतों की, जितनी भी चित्रशालाएं हैं, पुस्तकशालाएं हैं, उन सबको वो जला के नष्ट कर देते थे, ताकि इसके कोई भी साक्ष्य आने वाली पीढ़ी को ना मिल सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1605 की, यहाँ पे एक आर्टिस्ट का नाम दिया गया है निसारदीन, ठीक है, निसारदीन आर्टिस्ट है, जिन्होंने रागमाला पे पेंटिंग्स बनाई थी चुनार में। हालांकि यहाँ पे चुनार ना होकर के चावंट होना चाहिए, ठीक है, अगर आप सर्च करोगे इसके बारे में डिटेल में जानोगे तो यहाँ पे चावंट होना चाहिए, ठीक है। तो चावंट में इन्होंने ना रागमाला पे पेंटिंग्स बनाई बहुत सारी, और ये पेंटिंग सब किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये मेवाड़ को रिप्रेजेंट करती है। वही यहाँ पे बताया गया है कि मेवाड़ शैली की स्टार्टिंग 1605 में हुई है, और निसारुद्दीन द्वारा हुई है। चुनार में जो चित्रित हुई है रागमाला उस चित्रों से मानी जाती है, ठीक है। तो चुनार की जगह पे एक बार चावंट आप देख लेना। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये कहा गया है कि किस तरीके से उन्होंने चुनार पे जो पेंटिंग्स बनाई वो कैसी थी, तो बहुत ही सौंदर्यगत का पता चलता है उनकी पेंटिंग से कि बहुत सुंदर तरीके से बनाई थी, अलंकरण बहुत अच्छा था, संयोजन बहुत अच्छा था, छुटपुट अलंकरण मतलब जो डिटेलिंग थी छोटे मोटे वो बहुत अच्छे से थी, चटक कलर का यूज़ किया था। तो वहाँ पे जो पेंटिंग्स मिली उस पेंटिंग्स को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से बनी हुई थी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं दूसरे राजा की, राजा जगत सिंह, ठीक है। इनका शासनकाल यहाँ पे 1928 लिखा हुआ है, और 1928 गलत है, 1628 कर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग अपने बुक में, अगर आपके बुक में करेक्ट लिखा हुआ है तो सही बात है, नहीं लिखा हुआ है तो 1628 कर लीजिए। इनका शासनकाल मतलब कब से कब तक ये राजा बने रहे, तो 1628 से लेके 1652 तक ये राजा बने रहे। सभी राजाओं के शासनकाल आप जरूर से जरूर याद कर ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे राजा का नाम लिख दिया रहेगा, ठीक है। अब कहा जाएगा कि इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम में इसे सजा के लिखिए कि पहले कौन राजा बना, फिर कौन राजा बना, फिर कौन राजा बना। तो आपको सभी राजा के डेट याद रहेंगे, तभी आप आंसर कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो राजा जगत सिंह के टाइम पर क्या हुआ, मेवाड़ शैली में परिष्कर आ गया। परिष्कर का मतलब होता है उन्नति, बढ़ोती, ठीक है ना, कि बहुत डेवलप हो गया मेवाड़ शैली। और इसका जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो शहाबुद्दीन और मनोहर को जाता है। शहाबुद्दीन मनोहर बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है मेवाड़ शैली के, ठीक है, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट। इन्होंने अलग अलग ग्रंथों पे पेंटिंग्स बनाई है और मेवाड़ शैली की एक परिभाषा गढ़ी है, ठीक है। तो इन्होंने रागमाला पे 1628 में पेंटिंग बनाई, रसिक प्रिय और भागवत पुराण पे 1648 में पेंटिंग्स बनाई, और रामायण का युद्धकांड में 1652 में पेंटिंग बनाई, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, रसिक प्रिय, भागवत पुराण,
शहाबुद्दीन ने कब बनाया? 1648 में आंसर करना है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे रामायण का युद्धकांड। ये जो पेंटिंग दी हुई है इसको आपको पूरा याद कर लेना है और उसकी पेंटिंग यहाँ पे नीचे बनाई गई है और विवरण इसके नेक्स्ट पेज में लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इस पेंटिंग का। चलिए हम जान लेते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे हमने देखा कि शहाबुद्दीन ने बनाया है अलग अलग ग्रंथों पे पेंटिंग, और मनोहर ने भी बनाया है, लेकिन मनोहर ने रामायण के बालकांड पे पेंटिंग बनाया है 1649 में। तो रामायण का बालकांड पे पेंटिंग किस आर्टिस्ट ने बनाया, कब बनाया? तो आपको लिखना है मनोहर 1649 में। उसके बाद एक और है जगन्नाथ करके एक आर्टिस्ट, मेवाड़ की है, बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार है, और इन्होंने 1719 में पेंटिंग बनाई और बिहारी सतसई पर पेंटिंग बनाई और मेवाड़ शैली की एक परिभाषा गढ़ी, एक अपना अमूल्य योगदान दिया, ठीक है। तो बिहारी सतसई भी क्या है? ग्रंथ का नाम है, ओके। एंड इसके अलावा भी मेवाड़ शैली में अलग अलग ग्रंथों पे पेंटिंग्स बनी है, जैसे कि हरिवंश, सुरसागर, है ना, ये सारे हरिवंश, सुरसागर, रामायण, महाभारत, इन सब पे भी पेंटिंग्स बनी है जो कि बुक्स में नहीं लिखी हुई है। तो बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों पे, काव्यों पे पेंटिंग्स बनाई है मेवाड़ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है पेंटिंग्स के बारे में। जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये पेंटिंग रामायण का युद्धकांड, इसी पेंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके। ये बताया गया कि इस पेंटिंग को शहाबुद्दीन ने बनाया है और जिसे रामायण का एक युद्धकांड एक अध्याय है, अध्याय मतलब एक चैप्टर है रामायण का युद्धकांड, और इस चैप्टर को पढ़कर इस पर पेंटिंग्स बनाई गई है 1652 में। और पहले इस पेंटिंग को जगत सिंह रामायण के नाम से भी जाना जाता था, ये बताया गया है। हालांकि आपके एग्जाम में जगत सिंह रामायण ऐसा कुछ बोल के नहीं आएगा, सिंपल आएगा कि रामायण का युद्धकांड कब बना, 1652 में, किसने बनाया? शहाबुद्दीन ने बनाया। कहाँ रखा गया है, किस शैली में बनी है, ये सब पूछेगा, ओके। साथ ही बताया गया है कि इस पेंटिंग में जो दिखाया गया है, इस पेंटिंग को 3D वे में बनाया गया, तिर्यक परिप्रेक्ष्य, तिर्यक रेखीय परिप्रेक्ष्य मतलब 3D रूप में बनाया गया इस पेंटिंग को। और इसमें युद्ध की विभीषिका दिखाई है। युद्ध की विभीषिका का मतलब होता है, विभीषिका का मतलब होता है हॉरर। जब कोई युद्ध होता है तो कैसा हॉरर सा दिखता है, एकदम डरावना या फिर एकदम युद्ध हो रहा है, तो उस टाइप से पूरी तरह दिखाया गया। अगर आप पेंटिंग के इमेज को देखेंगे तो काफ़ी डिटेलिंग दिखेगी पेंटिंग्स में, है ना। यहाँ पे देख लो, काफ़ी कुछ है इस पेंटिंग्स में दिखाया गया। अब हम आगे है कि लिखा हुआ है कि युद्ध की विभीषिका को दिखाया गया और जो कलर यूज हुए, वर्णात्मक का मतलब होता है, वर्ण का मतलब होता है कलर, संस्कृत में हम रंग को वर्ण कहते हैं। अलग अलग कलर यूज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू जो भी चीज़ें यहाँ पे बनी है। और साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि राजस्थानी शैली में जो भी पेंटिंग्स बनती थी, ऐसे सभी राजस्थानी शैली के लिए ये है कि मैं बता दूँ कि अगर कोई आर्टिस्ट को एक से ज़्यादा स्टोरी एक ही पेंटिंग्स में दिखानी है तो वो ना अपने पेंटिंग्स के सरफेस को अलग अलग भाग में बांट देते थे, या फिर अलग अलग पेजेस में भी पेंटिंग्स बना के अलग अलग रिप्रेजेंट करते थे। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा गया कि एक ही पृष्ठ पर एक से अधिक चित्र देखने को मिलते हैं या फिर अलग अलग पृष्ठों पे भी चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही कुछ जादुई हथियारों का भी यूज इस पेंटिंग में दिखाया गया है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए समझा दूं कि एक ही पृष्ठ पर अलग अलग का मतलब क्या है। जैसे कि ये एक पूरी पेंटिंग है, ओके, ये पूरी एक पेंटिंग्स है और इस पेंटिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बॉक्सेस है, ये एक स्टोरी हो गई, ये एक स्टोरी हो गई, यहाँ पे एक स्टोरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी हो गई, या फिर एक पूरा पृष्ठ है पर यहाँ पे अलग स्टोरी है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इस तरीके से। तो बॉक्सेस में भी डिवाइड कर देते थे, या फिर एक ही चित्रपट पर, चित्रपट मतलब जिस पर हम पेंटिंग बनाते हैं उस पर बहुत सारी स्टोरी को एक साथ इकट्ठे दिखाते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। तो ये विवरण में बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बस विवरण में आपको यही याद रखना है कि कब बनाई, किसने बनाई, कहाँ रखी गई है, किस शैली में बनी है, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 18th सेंचुरी में, ठीक है। तो बोला गया है यहाँ पे जैसे 18th सेंचुरी आया, अब जो पेंटिंग्स जो ग्रंथों पे बनती थी, काव्यात्मक रूप से बनती थी, काव्य, दोहा, इन सब पे बनती थी, वो चेंज होकर साहित्य और दरबारी क्रियाकलापों पे बनने लगे। जैसे मनोरंजन, राजाओं के बारे में, राजाओं के पोर्ट्रेट बनने लगे, हालांकि इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। राजा का जो है पोर्ट्रेट बनने लगे, प्लस आपका उनके मनोरंजन, लाइक वो युद्ध करने जा रहे हैं या वो शतरंज खेल रहे हैं या वो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सब पे भी उनका जो दरबार सभा है उन सब पर भी पेंटिंग्स अलग अलग बनने लगी। और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे मेवाड़ शैली में जो कलर यूज़ किए गए हैं वो चटक कलर यूज़ किए गए हैं, और चटक कलर में जिस कलर को प्रेफरेंस दिया गया है वो रेड और येलो कलर है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे ही 17th सेंचुरी में फिर से 17th सेंचुरी की बात हो रही है कि नाथद्वार, ठीक है, राजस्थानी शैली की उपशैली में काउंट होती है जगह है नाथद्वार, जो कि उदयपुर के नज़दीक है और
वैष्णव धर्म का गढ़ा था। वैष्णव धर्म का गढ़ा मतलब कि नाथद्वार के लोग ना वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। वैष्णव धर्म जो विष्णु को फॉलो करते हैं, ठीक है। और विष्णु जब फॉलो होंगे तो राम और कृष्ण तो आएंगे ही, ठीक है। और ये मैंने इसके प्रीवियस क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया वैष्णव धर्म के बारे में। स्टार्टिंग में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है बुक के स्टार्टिंग पेज में, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि यहाँ पे नाथद्वार में पिछवई पेंटिंग काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि नाथद्वार की लोक कला क्या है, तो पिछवई कला। नाथद्वार की लोक कला पिछवई पेंटिंग मानी जाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। और पिछवई पेंटिंग में श्रीनाथ जी की पेंटिंग कपड़ों पर की गई है, ओके। और ये भी एक तरह से आप इसको कह सकते हो स्क्रॉल पेंटिंग, जिसे भोपा आर्टिस्ट द्वारा, भोपा मतलब घूमत कलाकार द्वारा घूम घूम कर इस पेंटिंग को सेल किया जाता था। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि श्रीनाथ जी की पेंटिंग, ये जो भोपा आर्टिस्ट किस तरीके से पेंटिंग्स बनाते थे, तो ये एक पूरा एक स्क्रॉल पेंटिंग होता था, बहुत बड़ी पेंटिंग्स होती है। जैसे कि श्रीनाथ जी विष्णु भगवान के अवतार है, उनकी पेंटिंग्स बीच में रखी गई है, ठीक है। कृष्ण जी के अवतार भी कह सकते हो, उनकी पेंटिंग एक बड़े फ्रेम में बड़ी सी बनाई जाती है, ठीक है। और उनके जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी सारी स्टोरी आप दिखा सकते हो वो यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस में दिखाई गई है, अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से पेंटिंग्स बनाई जाती थी कि उनकी मेन पेंटिंग फ्रंट में बीच में एक बड़ी सी हो और चारों साइड से उनके जीवन पे जितनी भी उन्होंने जो भी चीज़ें करी हैं अपने जीवन काल में, उन सब चीज़ों को अलग अलग वे में दिखाया जाए। तो इसको कहा जाता है स्क्रॉल पेंटिंग, जिसे भोपा आर्टिस्ट, घूमत या आर्टिस्ट नाथद्वार में घूम घूम कर सेल करते थे। और ज़्यादातर ये कपड़ों पर बनाई जाती थी, कागजों से ज़्यादा कपड़ों पर बनाई जाती थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगेन बात की जा रही है 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सेम चीज़ रिपीट की गई है कि पहले जो है ग्रंथों पे पेंटिंग्स बनती थी, अब अलग अलग दृश्यों पे पेंटिंग्स बनने लगी। छवि चित्रण का मतलब होता है पोर्ट्रेट पे पेंटिंग्स बनने लगी, ठीक है। दरबारी दृश्यों पे, शिकार पे, उत्सव पे, ठीक है, खेल पे, अलग अलग चीज़ों पे पेंटिंग्स हम देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक और पृष्ठ की, यहाँ पे महाराजा जगत सिंह की, जिसका टाइम पीरियड है 1734 से लेकर 1752, यानी 1734 से लेकर 1752 तक ये राजा बने रहे, ठीक है। और इनके टाइम पे इनकी एक पेंटिंग है जिसमें वो बाज का शिकार कर रहे हैं। अब ये पेंटिंग कहाँ बनाई गई है, तो देख लो ये पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई, इसके जस्ट पीछे वाले पेज पे, है ना। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय का शिकार 1744 में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में ये पेंटिंग रखी गई है, ओके। यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से ये बाज का शिकार कर रहे हैं। और बड़ा ध्यान से देखिए आप इस पेंटिंग को, काफ़ी कुछ दिखाया गया है, बहुत ही डिटेलिंग में बनाई गई है पेंटिंग। घोड़े हैं, अलग अलग लोग हैं, काफ़ी कुछ दिखाया गया है। और यहाँ पे वो बाज का शिकार कर रहे हैं, और बाज का शिकार करने के लिए वो पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि अब बाज है, हर जगह ढूंढेंगे तभी तो वो शिकार कर पाएंगे, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। और साथ कहा गया कि यहाँ भी तिर्यक रूप में बनाया गया है, क्षितिज हॉरिजॉन्टल वे में बनाया गया है, 3D वे में बनाया गया है, ठीक है। इसके अग्रभाग में परिदृश्य मतलब लैंडस्केप बनाया गया है ना, पेड़ पौधे ये सब परिदृश्य का मतलब वही होता है। और साथ ही कहा गया है कि इस दृश्य की जो घटना है जटिलता में निहित है, ठीक है। जिसे इस पेंटिंग को विस्तृत रूप से दिखाना, विस्तृत रूप से मतलब बड़े रूप से, जटिलता में निहित है मतलब कि अगर कोई पेंटिंग को आपको जटिल बनाना है ना, जटिल तरीके से दिखे आपकी पेंटिंग, तो आप क्या कैसे बनाओगे, आप उसमें बहुत सारे एलिमेंट यूज़ करोगे, बहुत सारी डिटेलिंग यूज़ करोगे, तब लगेगा हाँ ये पेंटिंग जटिल है, कि कोई देखे तो भाई कितना कुछ है इसमें, है ना। और इस तरह से क्या होता है, हमारी पेंटिंग्स भी बड़ी दिखती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, इस पेंटिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि जटिलता में निहित है, और इस जो जटिलता में जिस तरीके से बनाई गई उससे ये पता चलता है कि इस पेंटिंग को बड़ा रूप से बड़ा बनाकर दिखाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पेंटिंग्स की यहाँ पे जिक्र की गई है, श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण शरद पूर्णिमा का त्यौहार बनाते हुए। नाथद्वार की पेंटिंग है 18वीं शताब्दी में बनी है, 1800 ठीक है ईस्वी में बनी है, और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आपको बीच बीच में जितने भी मेन टॉपिक है उसको आपको पढ़ना है, और जब तक आप पूरे बुक के पेजेस नहीं पढ़ोगे आप नहीं लर्न कर पाओगे, है ना। तो आप बुक के पूरे पेजेस पढ़िए ताकि आप बुक्स के अंदर की जो जितने भी कंटेंट है वो आपको याद हो पाए। क्योंकि बाबू मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं BFA एंट्रेंस एग्जाम की, क्वेश्चंस ना एकदम बुक्स के बीच से भी पूछे जाएंगे। सिर्फ डिपेंडेंट मत रहिएगा कि ओनली पेंटिंग से ही पूछा जाएगा, बुक्स के बीच से किसी भी लाइन से क्वेश्चंस उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप बुक्स के लाइंस भी पढ़ो, जितना हो सके आप
एक नोट्स बनाओ अपनी अलग से और वन वर्ड क्वेश्चंस क्रिएट करो, ताकि आप अभी से नोट्स बनाओगे तो एग्जाम से पहले आप अच्छे से रिवीजन कर सको। और साथ ही अगर आपसे ये सब नहीं हो पा रहा है तो आप मेरी क्लासेस ले लो, जहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी, है ना। आप रिपीट क्लासेस में क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हो, अच्छे से पूछ सकते हो, आपको बार बार समझाया जाएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की शैलियाँ पढ़ाऊँगी, ठीक है। तब तक आप इस टॉपिक को याद करो, नोट्स बनाओ, और जो अभी तक ये मेरा चौथा क्लास है आप लोगों के लिए, जो भी 4 क्लासेस मैंने ली है, सभी क्लासेस के लिए आप मतलब मैं आपको यही कहूँगी कि बस आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, पढ़ने के साथ साथ याद कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। ओके, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।